बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कहानी एसएम। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस करते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक असेबी स्कूल की पुरअसरार कहानी। बहुत साल पहले की बात है। रामगढ़ के इलाके में एक प्राइवेट हाई स्कूल हुआ करता था जो चौकी स्कूल के नाम से मशहूर था। उस स्कूल में लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ा करते थे और स्कूल के साथ ही एक बहुत पुराना ग्राउंड था और उसके साथ ही एक बहुत पुरानी खंडरनुमा इमारत भी वाक़ थी जो कि तकरीबन पाकिस्तान बनने के पहले की थी। और कहा जाता था कि ये इमारत मुग़लिया दौर की थी और 23 साल बाद इसमें किसी सिख फैमिली ने रिहाइश भी रखी थी। इसके साथ साथ उन्होंने उस इमारत में कुछ तब्दीलियाँ भी की थी। उस इमारत के आंगन में बहुत सारे घने दरख्त लगे हुए थे जिसकी वजह से सूरज की रोशनी भी बहुत कम ही आंगन में आती थी और पूरे आंगन का फर्श कच्चा और हरी हरी घास से भरा पड़ा था। उस इमारत की एक दीवार थी जो कि स्कूल की लैट्रीनों के दीवार के बिल्कुल ही साथ जुड़ी हुई थी, जबकि दीवार का कुछ हिस्सा स्कूल के आंगन से भी लगता था और दूसरी तरफ से दीवार ग्राउंड से लगी हुई थी और उन दीवारों की ऊंचाई सिर्फ 4 फुट की ही थी जिसको कोई 10-12 साल का बच्चा भी आसानी से फलांग सकता था। और इमारत के आंगन में एक पुराने दौर का हाथ से गिर कर पानी निकालने वाला नलका भी लगा हुआ था जिसके बारे में बताया जाता था कि इस नलके में से अक्सर बिना चलाए ही खुद ब खुद पानी बहने लग जाता था। और पुराने लोगों का ये भी कहना था कि नलके को कौन चलाता है ये नज़र नहीं आता, बस नलके का हैंडल खुद ही ऊपर नीचे होने लगता है और पानी गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग इस बात पर यकीन भी नहीं करते थे और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इस इमारत में जिन्नात का बसेरा है, क्योंकि रात के वक्त इस जगह बहुत अंधेरा रहता था, जिसकी वजह ये थी कि रात में ना तो स्कूल में कोई लाइट जलाई जाती थी और ना ही इस इमारत में कोई बिजली वगैरह का कनेक्शन लगा हुआ था। इसके साथ सोने पर सुहागा ग्राउंड में या उसकी अतराफ भी कोई लाइट्स नहीं लगाई गई थी। बस कुछ आसपास चंद घर थे जिनमें लाइटें जलती थी और उनसे थोड़ी बहुत रोशनी इस स्कूल में पड़ती थी। एक बार दोपहर 2-2:30 बजे का वक्त था। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और सब बच्चे अपने घरों को जा चुके थे। यहाँ तक कि कोई चौकीदार भी स्कूल में नहीं था। इतने में एक रेड़ी वाला इस स्कूल के पास से गुजर रहा था। गर्मी की शिद्दत से उसको बहुत प्यास लगी हुई थी। उसने आसपास पानी ढूंढने की कोशिश की पर कहीं पर पानी नजर ना आया, क्योंकि आसपास के घर स्कूल से ज़रा दूर थे। इस वजह से वो थक कर उसी स्कूल की दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और कुछ ही पल के बाद उसने फिर से पानी ढूंढने की कोशिश की। तभी उसकी नज़र स्कूल के आंगन में लगे हुए पानी के नलकों पर पड़ी। उसने रेड़ी से एक गिलास निकाला और स्कूल की दीवार फलांग कर स्कूल में लगे नलकों के पास गया। नलका खोल कर देखा तो उनमें पानी नहीं आ रहा था। उसने बारी बारी सब नलके खोल कर देखे पर किसी में भी पानी नहीं आया। अभी वो दिल बर्दाश्ता होकर वापस लौटने ही वाला था कि उसको पानी के ज़मीन पर गिरने की आवाज़ सुनाई थी। उसने जल्दी से इधर उधर देखा और गौर किया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी उस आवाज़ का पीछा करते हुए वो उस इमारत की दीवार के करीब पहुंचा और देखा कि साथ वाली इमारत के आंगन में एक चलाने वाले नलके से पानी बह रहा है। वो बिना कुछ सोचे समझे दीवार फलांग कर नलके के पास पहुंचा और ग्लास में पानी भरकर पीने लगा। अभी वो पानी पी ही रहा था कि अचानक से उसने किसी औरत के हंसने की आवाज़ सुनी। उसने फौरन इधर उधर देखा, उसे कोई नज़र नहीं आया। उसने सोचा कि शायद कोई औरत साथ वाले ग्राउंड से गुजरी होगी जो किसी बच्चे वगैरह के साथ हंस रही होगी। उसने फिर से एक गिलास पानी भरा, इधर ही पास लगे हुए दरख्तों की छांव में बैठकर पानी पीने लगा। दरख्त काफ़ी सायादार थे और ये पूरी जगह दरख्तों से भरी हुई थी और पुरसकून भी थी, तो इस वजह से उसने कुछ देर उधर ही बैठना मुनासिब समझा और बैठकर दूर से ही इमारत का मुआयना शुरू कर दिया। अभी कुछ देर गुजरी थी कि फिर से उसको किसी औरत के हंसने की आवाज़ सुनाई थी। उसने फिर से इधर उधर देखा पर कोई नज़र ना आया। उसके बाद ये वहाँ से वापस स्कूल की तरफ फलांगने लगा तो अचानक से इमारत के अंदर से खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी आवाज़ में ठाड़ा है और भागता हुआ उसी की तरफ आ रहा है। उसने जल्दी से स्कूल की दीवार पर से स्कूल के आंगन में छलांग लगाई और बाहर की तरफ जाने लगा तो देखा कि स्कूल तो दूसरी तरफ है और जिस जगह ये फलांगा था ये तो वही इमारत थी। उसने फिर से दीवार फलांगी और स्कूल में दाखिल हुआ तो देखा कि स्कूल अभी भी दूसरी तरफ है और ये वही इमारत के आंगन में ही खड़ा है जहाँ से स्कूल में कूदा था। और वो खौफनाक आवाज़ की शिद्दत मज़ीद बढ़ती जा रही थी। अब तो ये रेडी वाला पूरी तरह से डर गया।
उसने जल्दी से ऊंची ऊंची आवाज में कलमा तैयबा पढ़ना शुरू कर दिया और पढ़ते पढ़ते फिर से स्कूल की तरफ छलांग लगाई और वहां से सीधा बाहर की दीवार की तरफ भागा और दीवार फलांग कर स्कूल से बाहर निकल आया। और बाहर आकर जब उसने स्कूल के आंगन में देखा तो एक बहुत ही खौफनाक काली सी भयानक शक्ल वाली औरत उस दीवार पर भागती हुई उसकी तरफ आ रही थी। उसने अपनी रेड़ी को उसी जगह छोड़ा और वहां से दौड़ लगा दी। फिर जब ये शख्स अपने मोहल्ले में पहुंचा तो वहां जाकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसका रंग पीला पड़ रहा था और उसको बहुत तेज बुखार हो गया था। सब मोहल्ले वाले समझे कि इसको यरखान हुआ है, इस वजह से इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। उन्होंने फौरन उसको अस्पताल पहुंचा दिया। लेकिन शाम को जब उसके घर वाले उसे साथ लेकर वापस आए तो उन्होंने बताया कि इसको यरखान नहीं है, बल्कि इसने कोई हवाई मखलूक यानी कोई चुड़ैल वगैरह देख ली थी, जिसकी वजह से इसकी ऐसी हालत हो गई थी। अल्लाह का शुक्र है अब ये पहले से बेहतर है। ये बात सुनते ही मोहल्ले में तरह तरह की चैमकोइयाँ शुरू हो गई। किसी ने स्कूल को आसेब ज़दा कहा और किसी ने उस इमारत को जिन्नात का मस्कन कहा। तभी एक और बूढ़ा शख्स आया और उसने अपनी टांग पर से कपड़ा उठाया और कुछ पुराने गहरे जख्म दिखाए जो ऐसे लगते थे जैसे बहुत सारे खंजरों से किसी ने उसकी टांग को छन्नी कर दिया हो। जख्म तो ठीक हो गए थे पर उनको दिखाते हुए बोला, देखो तुम सब अल्लाह का शुक्र करो कि ये रेडी वाला वहां से सही सलामत वापस आ गया, वरना उस जगह जो चीजें हैं अगर उनसे किसी का सामना हो जाए तो वो उसको वहां से सही सलामत वापस नहीं आने देती। यह जख्म जो मेरी टांग पर है, आज मैं तुम लोगों को एक सच्ची बात बताता हूँ जो कि इन जख्मों से जुड़ी है। उसके बाद बूढ़े ने अपनी कहानी बताना शुरू की। एक बार मैं शाम के वक्त अपनी अजीज के साथ चूंकि स्कूल के पास से गुजर रहा था। जब हम स्कूल के गेट के सामने से गुजरने लगे इतने में किसी औरत ने हमें स्कूल के अंदर से आवाज दी। हमने गेट के अंदर झांका तो एक बहुत ही खूबसूरत और दिलकश खातून स्कूल के आंगन में खड़ी थी। हमने फौरन उस खातून से पूछा कि बीबी तुम कौन हो, इस वक्त बंद स्कूल में क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि मेरा शोहर इस शहर से किसी काम से दूसरे शहर में गया हुआ है, मेरा बच्चा आज स्कूल से घर नहीं आया, उसको मैंने हर जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। फिर किसी से पता चला कि वो इसी स्कूल में कहीं छुपा हुआ है, इस वजह से मैं उसे यहाँ ढूंढ रही हूँ। पर यह स्कूल बहुत बड़ा है, यहाँ रोशनी भी नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या आप लोग मेरी कोई मदद कर सकते हैं मेरे बच्चे को ढूंढने में? हम थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए क्योंकि उसकी आवाज़ तो औरतों वाली थी पर थोड़ी अजीब सी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई नाक में बोल रहा हो। फिर मेरे अजीज़ ने कहा कि चलो इसकी मदद कर देते हैं, बेचारी इस वक्त बहुत परेशान है। इसके बाद हम स्कूल की दीवार फलांग कर उस स्कूल में दाखिल हो गए और उस खातून से कहा कि आप इधर ही रुकें, हम अंदर जाकर क्लासों में देखते हैं। वो खातून कहने लगी हाँ ठीक है। उसके बाद मेरे अजीज़ ने जेब से माचिस निकाली और ज़मीन से कुछ कागज़ इकट्ठा करके उनको आग लगाई। आग लगते ही वो औरत जल्दी से दूर जाकर खड़ी हो गई। मैंने कहा बीबी क्या हुआ, लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया और दूर चुपचाप खड़ी रही। मैंने सोचा शायद परेशानी में इसने सुना ही नहीं होगा। उसके बाद मैं और मेरा वो दोस्त कागज़ों को हाथ में लिए क्लासों में देखने लगा और जब कागज़ बुझने वाला हो जाता तो हम दूसरा जला लेते। हमने एक एक क्लास में जाकर देखा, कोई बच्चा नजर नहीं आया। इतने में मेरे दोस्त ने कहा यार एक एक क्लास को अच्छे से देख लिया है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई बच्चा है, चलो उस औरत को जाकर बताते हैं। उसके बाद जब हम आखिरी क्लास की छानबीन के बाद बाहर आए तो देखा वो औरत तो कहीं नहीं है। हम जल्दी से उस जगह पर पहुंचे जहाँ वो औरत खड़ी थी, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। अभी हम सोच ही रहे थे कि ये औरत कहाँ गई, इतने में स्कूल के साथ वाली खंडरनुमा इमारत से हमें उस औरत की आवाज़ सुनाई थी। उसने हमें कहा कि मेरा बच्चा यहाँ अंदर है। उस औरत ने हमें खंडर की तरफ इशारा करते हुए बताया। हमने उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछा बीबी तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा बच्चा इस खंडर के अंदर है? तो वो औरत कहने लगी मुझे मेरे बच्चे की आवाज़ इस इमारत के अंदर से आ रही है। अब हम थोड़ा परेशान हो गए थे कि हमें तो किसी बच्चे की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, तो इस औरत को कैसे सुनाई दे रही है? तभी मेरे अजीज़ ने मुझसे कहा यार मुझे ना कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, अब तो रात हो चुकी है, इस खंडरनुमा इमारत में जितना अंधेरा है इसमें कोई बच्चा क्या कोई बड़ा भी छुप नहीं सकता। मैंने कहा यार तुम सही कह रहे हो, लेकिन हो सकता है कि उसके बच्चे का ज़हनी तवाज़न ठीक ना हो और इस वजह से शायद अंदर चला गया हो। मैं तो कहता हूँ एक बार उधर भी जाकर देख ही लेते हैं। इतने में वो औरत अजीबोगरीब आवाज़ में रोने लगी। तभी मैंने उस औरत को कहा बीबी रो मत, हम आकर देख लेते हैं। फिर वो एकदम खामोश हो गई।
मैं आगे बढ़ा और दीवार को फलांग कर स्कूल से उस इमारत में दाखिल हुआ। मैंने अपने अजीज की तरफ देखते हुए कहा, आ जाओ यार, जल्दी करो, बहुत अंधेरा है इस जगह, जरा यहाँ आकर माचिस जलाओ। तो मेरा अजीज मेरी तरफ बढ़ते हुए अचानक से रुक गया। मैंने फिर से सख्त लहजे में अपने दोस्त को कहा कि यार अब क्यों रुक गए हो। मेरे अजीज ने डरे हुए अंदाज में वापस पीछे की तरफ भागते हुए मुझसे कहा, अपने पीछे देखो। मैंने जब पलट कर देखा तो वो औरत बहुत ही खौफनाक शक्ल में थी। उसका कद मेरे से 4 गुना बढ़ गया था। उसके बाल नीचे जमीन से लग रहे थे, पांव पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और उसके दांत उसके होंठों को फाड़ते हुए बाहर निकले हुए थे। यह देखकर मैं तो मरने ही वाला था। मैं समझ गया कि यह पिछल पैरी है। मैंने जल्दी से उस जगह से अपने दोस्त की तरफ छलांग लगाने की कोशिश की तो उस मनहूस पिछल पैरी ने अपने लंबे हाथों से मेरी टांग पकड़कर अपने नुकीले नाखून मेरी टांग में छुरी की तरह घुसा दिए। मैं मुंह के बल स्कूल में गिर गया। मैंने गिरे हुए ही जल्दी से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। फिर मैं तेजी से उठकर बाहर की तरफ भागने लगा। स्कूल के ऊपर 3 और भयानक चुड़ैलें पिछल पैरियां अपने पांव को हिलाती हुई मुझ पर खौफनाक आवाज में हंस रही थी। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना नहीं छोड़ी। इतने में मेरे दोस्त ने, जो कि स्कूल की बाहरी दीवार को फलांगने ही वाला था, उसने मुझे अपने पीछे आते देखा तो रुक गया। जल्दी से कलमा पढ़ते हुए माचिस जलाई तो वो चुड़ैलें जो गेट के ऊपर बैठी थीं, वो चिल्लाती हुई दीवार से उस खंडरनुमा इमारत की तरफ भागने लगी। उसके बाद मेरे दोस्त ने हिम्मत करके मुझे दीवार पर चढ़ाया और मुझे स्कूल के बाहर धकेल दिया। उसके बाद जब वो दीवार पर चढ़कर मेरी तरफ कूदने लगा तो जो सबसे पहले वाली पिछल पैरी थी वो अजीब तरीके से दीवार पर भागती हुई मेरे दोस्त की तरफ बढ़ी और उसने मेरे दोस्त के सर पर पीछे से हाथ मारा और वो मेरे पास आकर गिरा, लेकिन उसके सर के पीछे से बहुत खून बहने लगा। हम दोनों बस जल्दी से वहां से आयतल कुर्सी पढ़ते हुए भाग निकले और वो तीनों पिछल पैरियां स्कूल की दीवार पर बैठी हम पर फिर से हंसती रहीं। जब हम घर पहुंचे तो मेरे दोस्त का काफ़ी खून बह चुका था। वो सही तो हो गया था, लेकिन उसकी दिमागी हालत पूरी तरह से कभी ठीक नहीं हुई। मेरे भी जख्म भर गए, लेकिन इनके निशानात आज भी बाकी हैं और मैं आज भी उस रात को कभी भूल नहीं पाया। इस बारे में मैंने जब भी किसी को बताना चाहा तो किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, बल्कि कुछ लोग तो आज भी मेरी इस बात को नहीं मानेंगे, जबकि इस रेड़ी वाले के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यह तो खुदा का शुक्र है कि कुछ बुरा होने से पहले ही ये वहां से भाग आया। ये कहकर वो बूढ़ा वहां से चला गया। अगले दिन फिर से स्कूल लगा। बहुत से बच्चे पढ़ रहे थे। इतने में एक लड़की राबिया वॉशरूम के लिए गई और अचानक से चीखें मारती हुई क्लास में भागकर दाखिल हुई। क्लास के कोने में जाकर सहम कर बैठ गई और रोने लगी। सब बच्चे अचानक से चौंक गए और उसकी तरफ हैरत से देखने लगे। टीचर ने भी घबराकर जल्दी से पूछा कि राबिया, तुम्हें क्या हुआ है? क्यों चीख रही हो? बताओ मुझे, तुम डर क्यों रही हो? उस बच्ची ने रोते डरते बोला, टीचर, मैं वहाँ टॉयलेट में गई थी। कोई ड्राउनी सी औरत बैठी थी, उसके बड़े बड़े दांत हैं। टीचर ने कहा, देखो बेटा, तुम इस तरह सबको डराने की कोशिश मत करो। इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। और देखो, दिन का वक्त है, सब लोग यहाँ हैं। मुझे लगता है शायद तुम अपनी परछाई से डर गए हो। चलो चुप करो, रोना बंद करो, शाबाश। लेकिन वो लड़की मुसलसल रो रही थी और डर के मारे कांप रही थी। उसने फिर से अपनी टीचर को कहा कि मैं कसम खाकर कहती हूँ, वहाँ कोई बहुत ड्राउनी औरत थी, ऐसा लगता है कोई चुड़ैल थी। टीचर ने कहा कि अच्छा, पहले तुम रोना बंद करो, हम जाकर देखते हैं कि वहाँ कौन है। चलो मेरे साथ चलो। लड़की तो और ज्यादा डर गई और उसने कहा, नहीं, मैं अब उधर नहीं जाऊंगी। टीचर ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आती हूँ। ये कहकर टीचर टॉयलेट की तरफ गई और कुछ बच्चे भी टीचर के पीछे चले गए। जब टीचर ने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। फिर टीचर ने बारी बारी 2 और टॉयलेट्स के दरवाजे खोलकर देखे, उनमें भी कोई नहीं था। टीचर ने बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, तुम सब ने भी देखा ना बच्चों, यहाँ कोई चीज़ नहीं है ना? बच्चों ने कहा, जी जी टीचर, राबिया ऐसे ही डर गई है। इसके बाद सब बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और हंसते हुए क्लास की तरफ चले गए। टीचर ने बच्चों से कहा, बस करो, तुम सब अब खामोशी से पढ़ाई पर तवज्जो दो। उसके बाद बच्चे खामोश होकर किताबें खोलकर बैठ गए और टीचर ने राबिया से कहा कि चलो राबिया, तुम भी इधर आओ और मेरी बात सुनो। टीचर ने कहा कि बेटा, हमने सब जगह देखा है, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जब भी किसी को डर लगे तो हमें अल्लाह का कलाम पढ़ना चाहिए, उसके बाद फिर डर नहीं लगता। अब इस तरह करो, तुम अपने ऊपर आयतल कुर्सी पढ़कर फूंक मारो। राबिया ने आयतल कुर्सी पढ़ी, खुद पर फूंक मारी। उसके बाद टीचर ने कहा, तुम्हें कैसा लग रहा है? राबिया ने सर हिलाते हुए कहा, जी टीचर, अब कुछ ठीक है।
थोड़ी देर के बाद हाफ टाइम ब्रेक हुई और बच्चे स्कूल के आंगन में खेलने लगे। सभी टीचर्स साइड पर बैठकर चाय वगैरह पी रहे थे। इतने में किसी बच्चे ने टीचर को आवाज लगाई, टीचर वो देखें। जब टीचर ने उस बच्चे की तरफ देखा तो वो 7 वाली इमारत की तरफ इशारा करते हुए कुछ देख रहा था। टीचर ने उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछा, क्या है वहाँ? जब टीचर ने उधर जाकर देखा तो एक बच्चा 7 वाली इमारत के आंगन में बेहोश पड़ा था। टीचर ने जल्दी से सर आरिफ को बुलाया, जो कि स्कूल के हेडमास्टर थे। उन्होंने जल्दी से दीवार फलांगी और बच्चे को हाथों में उठाकर वापस स्कूल में ले आए। उसको एक टेबल पर लेटाया, उस पर जल्दी से पानी के छींटे मारे। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता होश में आने लगा। इतने में सर आरिफ ने उसके माथे पर हाथ रखा तो सर आरिफ को लगा जैसे वो बच्चा बुखार के मारे तप रहा है। फिर एक मैडम ने उसका हाथ पकड़कर देखा और बोली, ये तो वाकई बहुत तप रहा है, इसको जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाएं और इसके घर वालों को भी इत्तला दें। उसके बाद सर आरिफ ने स्टाफ को कहा कि आज बच्चों को जल्दी छुट्टी दे दो और कोई इस बच्चे के घर वालों को जाकर इत्तला दे कि हम इसको डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। उस दिन स्कूल जल्दी बंद हो गया और सब बच्चे अपने घरों को चले गए। अगले दिन जब दोबारा स्कूल लगा तो एक आदमी स्कूल में आया। उसने सर आरिफ को बताया कि मेरा बच्चा जो गुज़िश्ता रोज़ बेहोश हुआ था अब वो पूरी तरह से ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने उसे 2-3 दिन तक आराम का कहा है। इस वजह से मैं एक तो आपसे उसके 3 दिन की छुट्टी लेने आया हूँ और दूसरा मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उस आदमी ने कहा कि जब बच्चा मेरा होश में आया था, उसने बताया कि जब वो पानी पीकर क्लास में जा रहा था तो स्कूल के 7 वाली इमारत में उसने एक खिलौना पड़ा देखा। जब वो उस इमारत में खिलौना उठाने गया तो उसने किसी लंबे दांतों वाली भयानक चुड़ैल को देखा। मेरा बच्चा उससे इस कदर खौफजदा हो गया कि वो ज़मीन पर गिर गया और उसके बाद फिर उसकी डॉक्टर के क्लिनिक में आंख खुली। यह सब सुनकर सर आरिफ सोच में पड़ गए। उसके बाद सर आरिफ ने कहा, देखिए मुझे लगता है आपके बेटे की तबीयत बहुत ख़राब थी। हो सकता है कि ऐसे में उसने जागते हुए कोई ख्वाब देखा हो और वो उसके जहन में बैठ गया हो, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया और होश में आते ही उसने आपको ये सब कुछ बताया। तभी एक टीचर ने सर आरिफ से कहा कि सर, कल मेरी क्लास में एक लड़की राबिया ने भी मुझे कुछ ऐसा ही बताया था। सर आरिफ ने फ़ौरन हैरानी से टीचर की तरफ देखते हुए पूछा, क्या? फिर टीचर ने उनको सारी बात बताती। पता नहीं सर, पर दोनों बच्चे एक ही बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हो सकता है कुछ ऐसा हो जो हम लोग नहीं जानते। ये सुनकर सर मुस्कुराने लगे और बोले, देखिए मिस नीलम, आप ये क्यों नहीं सोचती कि उस बच्ची ने जब आपको ये सब बताया था तो हो सकता है इस बच्चे ने भी ये बात सुन ली हो, यही बात अपने जहन में डाल ली हो, इसी वजह से वो बीमार हो गया और बेहोश हो गया। टीचर ने कहा कि सर, फिर भी हमें एक चौकीदार रख लेना चाहिए जो कि बच्चों पर नज़र रखे, ताकि कोई बच्चा भी उस खंडरनुमा इमारत की तरफ ना जाए। और कभी कभी तो मुझे भी उस इमारत से खौफ आता है। सर आरिफ ने कहा कि हाँ, ये बात तो समझ में आती है कि वो इमारत कदीम है, हो सकता है कि उसमें कोई जानवर वगैरह रहते हों, जैसे कि कुत्ते बिल्लियाँ वगैरह, इसलिए हमें बच्चों की हिफाजत के लिए वाकई चौकीदार रख लेना चाहिए। वो टीचर अपनी क्लास में चली गई। कुछ देर के बाद टीचर बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ़ थी कि एक और लड़की उठी और टीचर से कहने लगी, मुझे टॉयलेट जाना है। टीचर ने कहा कि हाँ जाओ, लेकिन उस लड़की ने टीचर से कहा, आप भी मेरे साथ चले, मुझे डर लगता है। टीचर ने कहा कि अच्छा चलो आओ, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। उसके बाद वो लड़की टॉयलेट में गई और बोली, टीचर मैंने दरवाजे को कुंडी नहीं लगाई, आप दरवाजे के पास ही रहिएगा। टीचर ने कहा कि चलो ठीक है, जल्दी करो। ये कहकर टीचर दरवाजे के पास टहलने लगी और फिर अचानक ही टॉयलेट के अंदर से लड़की की दिलखराश चीखों की आवाज़ आने लगी। टीचर ने दौड़कर दरवाज़ा खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि जो लड़की टॉयलेट में बैठी हुई थी उसकी चोटी को किसी ने ऊपर की तरफ खींचकर टॉयलेट की छत पर लगे एक लोहे के गार्डर से लपेट दिया था। लड़की हवा में लटकी हुई चीखें मार रही थी। टीचर ने जल्दी से एक बेंच उठाकर टॉयलेट में रखा और उस पर चढ़कर जल्दी से लड़की की चोटी को गार्डर से छुड़वाया और लड़की को नीचे उतार लिया। लड़की डर के मारे कांप रही थी। टीचर और उस लड़की की चीखों पुकार सुनकर बाकी टीचर्स भी उनके पास आकर खड़ी हो गई थी। फिर टीचर ने बच्ची को एक कुर्सी पर बिठाया और खुद उसके करीब नीचे बैठ गई और अपने सर को पकड़कर किसी सोच में गुम हो गई। लेकिन मिस नीलम और वो बच्ची जैसे सख्ते के आलम में थी। इतने में सर आरिफ बाहर से स्कूल में आए, उनके साथ एक आदमी भी था। सर आरिफ ने जब टीचर्स और बच्चों को एक जगह जमा हुए देखा तो वो सीधे उनके पास आए। क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? मिस नीलम, खैरियत तो है? मिस नीलम ने आसपास खड़े बच्चों की तरफ देखा और सर आरिफ की तरफ देखते हुए बोली, सर क्या हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं? फिर मिस नीलम चंद और टीचर्स के साथ सर आरिफ के कमरे में गई। सर, आज तो मुझे यकीन हो गया है कि बच्चे जो भी कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है। इस स्कूल के टॉयलेट में कोई चीज़ है। आज मैंने उस भयानक चुड़ैल को अपनी आंखों से देखा है सर। वो वाकई में बहुत खौफनाक और भयानक है।
आज तो उसने मेरी क्लास की एक लड़की जो टॉयलेट के लिए गई थी उसको चोटी से पकड़कर हवा में लटका दिया था। जब मैंने लड़की की चीखें सुनकर टॉयलेट का दरवाज़ा खोला तो वो खौफनाक चुड़ैल टॉयलेट के छत से चिपकी हुई थी और उसने लड़की की चोटी को छत में लगे लोहे के गार्डर से बांध दिया था। वो तो मैंने जल्दी से कलमा पढ़ा और उसकी तरफ फूंक दिया तो वो कहीं गायब हो गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। और ये मैं ही जानती हूँ कि मैंने डरने के बावजूद उस लड़की को कैसे उतारा। सर आरिफ ने ये बातें सुनकर घबरा कर अपना सर पकड़ लिया। फिर उन्होंने टीचर्स को बताया कि आज मैं स्कूल का एक चौकीदार लेकर आया हूँ। आज से ये स्कूल में ही रहा करेगा क्योंकि ये गांव से आया है, इस वजह से इसकी रिहाइश भी इसी स्कूल में ही होगी। और साथ ही आप लोग बच्चों को 3 दिन की छुट्टी देते ताकि इस दौरान मैं टॉयलेट्स और दीवार का काम मुकम्मल कर सकूं। उसके बाद टीचर्स और बच्चे अपने अपने घरों को चले गए और सर आरिफ ने चौकीदार से कहा कि देखो, वो सामने स्कूल की कैंटीन है, इसमें चाय वगैरह का सामान पड़ा है, तुम जब चाहे चाय वगैरह का सामान इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं कुछ मजदूरों को लेकर आता हूँ और एक इलेक्ट्रिशियन को भी लाता हूँ क्योंकि स्कूल के आंगन में और बाहर गेट पर कोई लाइट नहीं लगी। इस वजह से कुछ लाइट्स भी लगवाते हैं ताकि रात के वक्त तुम्हें किसी किस्म की कोई तंगी ना हो। ये कहकर सर आरिफ वहाँ से चले गए। चौकीदार स्कूल के आंगन में टहलने लगा। टहलते टहलते उस इमारत की दीवार के पास जा पहुंचा। इमारत को देखने लगा। वो अभी वहाँ देख ही रहा था कि इतने में उसको एक टॉयलेट के दरवाजे की जोर से बंद होने की आवाज़ सुनाई थी। उसने जाकर देखा तो दरवाज़ा हिल रहा था। उसने आवाज़ दी, कौन है अंदर? लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। जब दरवाज़ा खोलकर देखा तो अंदर कोई नहीं था। उसने सोचा शायद दरवाज़ा हवा से बंद हो गया हो। उसके बाद चौकीदार ने कुर्सी पकड़ी और स्कूल के आंगन में लगे एक दरख्त के नीचे रखकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद दोबारा टॉयलेट का दरवाज़ा धाड़ की आवाज़ के साथ बंद हुआ। चौकीदार चौंका और जल्दी से टॉयलेट के दरवाजे पर जाकर बोला, कौन है? लेकिन उसे कोई आवाज़ ना आई। फिर उसने दरवाजे को बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया। वापस जाकर कुर्सी पर बैठ गया। इतने में सर आरिफ एक इलेक्ट्रिशियन को साथ लेकर आए और इलेक्ट्रिशियन को सारी जगह जहाँ जहाँ लाइटें लगानी थी उनका बताया और चौकीदार से कहा कि आप इनके साथ रहना, अगर इनको कोई मदद चाहिए हो तो इनका ताउन कर देना। मैं अब मज़दूरों को लेने जा रहा हूँ। सर आरिफ फिर चले गए और ये चौकीदार इलेक्ट्रिशियन का हेल्पर बन गया। चौकीदार किचन में गया और वहाँ से 2 कप चाय बनाकर लाया। इलेक्ट्रिशियन को कहा कि भाई आ जाओ, पहले चाय पी लो, बाकी काम बाद में कर लेना। इलेक्ट्रिशियन तारे वगैरह ज़मीन पर छोड़कर उसके साथ बैठकर चाय पीने लगा। चाय पीते हुए ये आपस में गपशप कर रहे थे कि अचानक से ज़मीन पर पड़ी बिजली की तार खुद ही एक तरफ से रखने लगी, जैसे कोई तार को खींच रहा हो। इलेक्ट्रिशियन की नज़र जब पड़ी तो वो जल्दी से तार की तरफ बढ़ा और तार को पकड़कर वापस खींचने लगा और बोला, ये तार कौन खींच रहा था? चौकीदार ने कहा, किसी बिल्ली वगैरह के पाँव में फंस गई होगी, इस वजह से सिरकने लगी होगी। थोड़ी देर बाद सर आरिफ अपने साथ कुछ मजदूरों को लेकर आए। उन सबको काम समझाया और फिर इलेक्ट्रिशियन से कहा कि भाई शाम होने से पहले लाइटें लगाकर जला देना, इन मजदूरों ने रात देर तक काम करना है। उसके बाद सर चले गए और बाकी मजदूर हथौड़े लेकर टॉयलेट की दीवार को तोड़ने लगे। इलेक्ट्रिशियन भी तकरीबन अपना काम मुकम्मल कर चुका था। इतने में एक मजदूर छत पर चढ़ा, हथौड़े से छत को एक साइड से तोड़ने लगा कि अचानक से साथ वाली इमारत से एक खौफनाक चीख सुनाई दी। सभी मजदूर चौंक कर इधर उधर देखने लगे। एक मजदूर बोला, ये आवाज़ इस इमारत से आई है। दूसरे ने कहा, यार छोड़ो इस आवाज़ को, ये टॉयलेट रात होने से पहले तोड़ने हैं वरना ठेकेदार ने पैसे नहीं देने। उसके बाद सब दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गए। शाम हो गई और टॉयलेट तकरीबन मुकम्मल टूट चुके थे, बस उनका मलबा उठाया जा रहा था। एक मजदूर मलबा उठाकर साथ वाली इमारत के आंगन में फेंकने लगा। कुछ देर के बाद तमाम मलबा साथ वाली इमारत में फेंक दिया गया, लेकिन जब मजदूर मलबे से भरी आखिरी कढ़ाई फेंक कर वापस आ रहा था तो किसी ने ज़ोरदार थप्पड़ उसकी कमर पर मारा। मजदूर चीखता हुआ स्कूल में कूदा। सारों ने उसकी तरफ देखा तो वो अपनी कमर को हाथ से मल रहा था। उसने कहा, मुझे किसी ने पीछे से कमर पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा है, लेकिन बाकी मजदूर उसकी बात पर यकीन ना करते हुए हंसने लगे। अरे यार, कभी तुम्हें इस इमारत से आवाज़ें आती हैं, कभी तुम्हें थप्पड़ पड़ते हैं, तुम घर से नहाकर काम पे आया करो ताकि तुम्हारे होशो हवास सलामत रहें। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिशियन ने अपना काम पूरा कर लिया था, सब लाइटें भी जल गई थीं। इतने में सर आरिफ, एक आदमी जो कि शायद ठेकेदार था, उसके साथ वापस स्कूल में आए। उनके पीछे 2 ट्रॉलियाँ भी आ गईं, एक में रेत, दूसरे में ईंटें, सीमेंट की कुछ बोरियाँ थीं। सब मजदूरों ने ट्रॉलियों से सारा सामान उतार लिया और ठेकेदार ने कहा कि अब सुबह आकर बाकी काम मुकम्मल करना। सर आरिफ ने कहा कि टॉयलेट का मलबा कहाँ फेंका है? मजदूर ने कहा, वो साथ वाली इमारत में फेंक दिया है। सर आरिफ ने कहा कि चलो ठीक है, फिर अब सुबह मुलाकात होगी। फिर इसके बाद सर ने इलेक्ट्रिशियन और ठेकेदार को कुछ पैसे दिए, वो सब वहाँ से चले गए।
फिर सर आरिफ ने चौकीदार से कहा कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, तुम ये खा लेना। चौकीदार ने खाना खाया, फिर गेट के पास बैठकर चाय पीने लगा। इतने में एक जोरदार धमक की आवाज़ आई, जैसे किसी ने बहुत सारी ईंटें एक साथ ऊपर से ज़मीन पर फेंक दी हों। चौकीदार ने बैठे हुए इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ ना आया। फिर उसे महसूस हुआ जैसे कोई कुर्सी को घसीट रहा हो। वो जब उस आवाज़ की तरफ मतवज्जा हुआ तो देखा एक कुर्सी जिसे कोई घसीट रहा है उसकी तरफ आ रही है। उस पर कोई बहुत ही ड्रोनी सी औरत बैठी हुई है। खौफ के मारे उसके हाथ से चाय का कप छूट गया। उसने जल्दी से नीचे गिरे कप की तरफ देखा और जब वापस ऊपर देखा तो अब वहां ना कोई भयानक औरत थी और ना ही कोई कुर्सी। फिर उसे अपने पास सांस लेने की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई उसके बहुत करीब बैठा हो और तेजी से लंबी लंबी सांसें ले रहा हो। जब उसने उस तरफ देखा तो उसकी चीखें निकल गईं, क्योंकि वो भयानक औरत अब उसके साथ ही कुर्सी पर बैठी हुई थी और अपनी बड़ी बड़ी खौफनाक आंखों से उसको भयानक अंदाज से घूर रही थी। उसके दांत बहुत बड़े बड़े और नोकीले थे। उसके मुंह से गंदी गंदी रालें टपक रही थी। फिर उसने जैसे ही अपना हाथ चौकीदार की तरफ बढ़ाया, चौकीदार चीखें मारता हुआ स्कूल से बाहर भागने लगा। उस भयानक चुड़ैल ने अपने हाथ को इतना लंबा कर लिया कि चौकीदार भागकर स्कूल के गेट से काफ़ी दूर चला गया, पर उस चुड़ैल के लंबे हाथ ने उसको वहां से गिरेबान से पकड़कर वापस स्कूल की तरफ खींचना शुरू कर दिया। चौकीदार ने आयतल कुर्सी पढ़ते हुए इतना जोर लगाया आगे की तरफ भागने के लिए कि उसकी कमीज फटकर उस चुड़ैल के हाथ में ही रह गई और वो चौकीदार उस जगह से भागने में कामयाब हो गया। फिर वो रात चौकीदार ने किसी मस्जिद में गुजारी। जब अगली सुबह चौकीदार मस्जिद से स्कूल की तरफ गया तो देखा कि स्कूल के अंदर काफ़ी सारे मजदूर काम कर रहे हैं। सर आरिफ उनके पास कुर्सी रखकर बैठे हुए हैं। जब चौकीदार सर आरिफ के पास पहुंचा तो सर आरिफ ने उससे कहा कि अल्लाह के बंदे, तुम कहाँ चले गए थे और ये बुनियान पहनकर क्यों घूम रहे हो? तुम्हें पता है जब मैं सुबह इस तरफ आया तो गेट खुला हुआ था, लाइटें जल रही थीं और तुम किसी जगह नज़र नहीं आ रहे थे। बस यहाँ ज़मीन पर तुम्हारी कमीज़ पड़ी मिली। खैर, अब तुम आ ही गए हो तो मेरी गाड़ी से अपना नाश्ता निकाल लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आया था। अभी वो कुछ जवाब ही देता कि सर आरिफ ने मजदूरों से कहा कि तुम लोग तो कह रहे थे कि मलबा तुम लोगों ने साथ वाली इमारत में फेंका था, पर यह तो अभी तक स्कूल में पड़ा है। मजदूर हैरत से सर को बताने लगे कि सर, हमने सारा मलबा स्कूल के साथ वाली इमारत में फेंका था। तो फिर यह मलबा स्कूल में वापस किसने फेंका? इतने में चौकीदार ने कहा कि सर, ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन गुज़िश्ता रात मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत सारी ईंटें किसी ने ज़मीन पर फेंकी हैं। और फिर उस चौकीदार ने सर आरिफ को मनोअन रात बीती हुई सारी रोदात से आगाह कर दिया। सर आरिफ ने कहा कि इस बात का जिक्र तुम अब किसी और से ना करना, स्कूल बदनाम हो जाएगा। इसी वजह से मैं यहाँ पर दीवार बनवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो भी हो रहा है वो साथ वाली इस इमारत की वजह से हो रहा है। एक बार दीवार बन जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने में वो मजदूर आया जिसको रात के वक्त इमारत में मलबा फेंकने पर एक थप्पड़ पड़ा था। उसने कहा कि सर, मेरी पीठ पर कल किसी ने बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा था। थप्पड़ मारने वाले को मैं देख नहीं पाया, लेकिन मुझे इस जगह बहुत शदीद जलन हो रही है। उसने अपनी कमीज़ उठाकर सर आरिफ को दिखाई तो सर आरिफ खौफ से कांप गए। उसकी कमर पर एक बहुत ही भयानक काले रंग का पंजा बना हुआ था। सर आरिफ अब अपना सर पकड़कर बैठ गए। चौकीदार ने सर से इजाज़त ली कि मैं अपने एक कज़न को अपने साथ यहाँ पर रखना चाहता हूँ, वो होगा तो मुझ पर इतना खौफ तारी नहीं होगा। सर ने उसे इजाज़त दे दी। एक मजदूर जो इमारत वाली साइड पर दीवार बना रहा था, अचानक एक बड़ी काली सी परछाई को देखकर रुक गया। उसने दूसरे मजदूर को कहा कि वो क्या है? साथ वाले मजदूर ने कहा कि मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अब वो काली परछाई गायब हो गई थी। कुछ घंटों में दीवार काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुकी थी। इतने में ठेकेदार आया और काम को देखने लगा। दीवार तकरीबन पूरी तरह से मुकम्मल हो गई थी और इमारत पूरी तरह से दीवार के पीछे छुप गई थी। फिर चौकीदार अपने कज़न खावर को ले आया। दोनों अपनी चारपाइयाँ आमने सामने बिछाकर बैठ गए और गपशप करने लगे। अब सूरज गरूब हो गया था और अंधेरा छा गया था। चौकीदार ने उठकर लाइटें जला दी और फिर दोनों दोबारा बातों में मसरूफ़ हो गए। इतने में खावर की नज़र उस दीवार पर पड़ी जो आज बनी थी। उसने देखा कि एक खौफनाक औरत दीवार पर बैठी हुई है और उसके पाँव स्कूल के फर्श पर लग रहे हैं। खावर ने फ़ौरन से चौकीदार को कहा कि वो क्या है। जब चौकीदार ने देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। खावर ने कहा कि यार, मुझे ऐसे लगा कि जैसे दीवार पर बहुत ही ज़्यादा डरावनी औरत बैठी है, और हैरत की बात यह है कि उसके पाँव नीचे फर्श के साथ लग रहे थे। उसकी इतनी लंबी टांगें थीं। चौकीदार ने कहा कि यार, मुझे ना डरा, क्योंकि मैं डर से बचने के लिए ही तो तुझे अपने साथ लेकर आया हूँ। खावर ने कहा कि मैं डरा नहीं रहा, मैंने वहाँ वाकई ड्रोनी औरत देखी है।
इतने में चूड़ियां खनकने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चूड़ियों को जोर जोर से अपने हाथों में हिला रहा हो। चौकीदार और उसका कजन खावर इधर उधर देखने लगे। तभी उन दोनों को लगा कि कोई दरख्त पर बैठे उनको देख रहा है। जब उन्होंने ऊपर देखा तो कोई काली सी चीज बिल्कुल उनके ऊपर वाले दरख्त पर चढ़ी हुई थी। वो दोनों जल्दी से वहां से उठ गए और फिर बहुत सारी औरतों के मिलकर हंसने की आवाजें सुनाई देने लगी। तभी चौकीदार ने देखा कि 4-5 ड्रोनी चुड़ैलें दीवार पर अपने उल्टे पांवों को हिलाती हुई इधर उधर देख रही थी। खावर ने फौरन चौकीदार से कहा कि चलो यहाँ से निकलो। इतने में अचानक से बहुत ज्यादा गर्दो गुबार उस दीवार के पास उड़ने लगा और बड़े बड़े पत्थरों के गिरने की आवाजें आने लगी। जब चौकीदार ने भागते हुए उस दीवार की तरफ देखा तो वो पिछल पैरियां हंसते हुए छिपकली की तरह दीवार पर तेजी से रेंगते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगी। खावर और वो चौकीदार आयतल कुर्सी पढ़ते हुए बाहर की तरफ को भागने लगे। इतने में किसी चीज ने दरख्त से सीधा चौकीदार के ऊपर छलांग लगा दी। चौकीदार भागते हुए जमीन पर गिर पड़ा। वो फिर उठकर दोबारा भागने लगा, लेकिन इस बार उसकी भागने की रफ्तार बहुत कम हो गई थी। खावर ने भागते हुए जब चौकीदार की तरफ देखा तो वो अचानक रुक गया। उसने आयतल कुर्सी और तेज आवाज में पढ़ना शुरू कर दी, क्योंकि जब चौकीदार भाग रहा था तो उसके कंधों पर वही खौफनाक पिछल पैरी बैठी हुई थी और वह चौकीदार के बालों को बुरी तरह से अपने बड़े बड़े दांतों में लेकर नोच रही थी। खावर ने घबरा कर इधर उधर देखा। उसे एक मोटी सी लकड़ी जमीन पर पड़ी हुई दिखाई थी। खावर ने जल्दी से वो लकड़ी उठाई और आयतल कुर्सी पढ़ता हुआ चौकीदार के पास पहुंचा और ऊंची आवाज में अल्लाह अकबर कहते हुए जोर से लकड़ी उस पिछल पैरी के सर पर दे मारी। वो पिछल पैरी चौकीदार के कंधों से नीचे जा गिरी और अपना सर पकड़कर भयानक आवाज में चीखने लगी। तभी बाकी पिछल पैरियां तेजी से हुर्राते हुए चौकीदार और खावर की तरफ बढ़ने लगी। खावर ने जल्दी से चौकीदार का हाथ पकड़कर उसे तेजी से भगाकर अपने साथ बाहर को ले गया। दोनों भागते हुए उस स्कूल की हदूद से दूर चले गए और बाकी पिछल पैरियां जो उनके पीछे भाग रही थीं वो उसी जगह रुक गईं और दूर से हुर्राती रहीं। खावर ने कांपते हुए चौकीदार से पूछा, यार ये क्या था? चौकीदार ने कहा कि यही मुझे कल भी खौफजदा कर रही थी। लगता है इन चीज़ों ने मुकम्मल तौर पर स्कूल में अपना बसेरा कर लिया है। इस मामले में तो किसी आमिर की मदद लेनी चाहिए ताकि वो इन चीज़ों को यहाँ से भगा दे, नहीं तो स्कूल में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। सुबह जब वो दोनों स्कूल की तरफ गए तो देखा कि स्कूल के गेट पर बहुत ज्यादा लोगों का रश लगा हुआ था। उन दोनों ने जल्दी से उधर जाकर देखा तो एक आदमी बुरी तरह से जख्मी जमीन पर पड़ा हुआ तड़प रहा था। उसका सर फटा हुआ था, सर से काफी खून बह रहा था। सर आरिफ ने जल्दी से उसे लोगों की मदद से उठाया और अपनी गाड़ी में डालकर चौकीदार और खावर की तरफ देखते हुए बोला, तुम लोग स्कूल में ही रुको, मैं उसको अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। चौकीदार ने उन मजदूरों के पास जाकर पूछा जो नए टॉयलेट्स की तरफ खड़े थे, ये बंदा कौन था और इसका सर क्यों फट गया? तो एक मजदूर ने बताया कि वो हमारे साथ काम करने आया था। कल जो दीवार हमने बनाई थी वो उसका मुआयना कर रहा था और हम इन नए टॉयलेट्स के काम में मसरूफ थे। इतने में हमें उसके चीखने की आवाज़ें आई। हमने जब उसकी तरफ देखा तो एक ड्रोनी मखलूक दीवार पर बैठी हुई थी। उसने उसके सर पर बड़ा सा पत्थर मार दिया जिससे उसका सर बुरी तरह से फट गया और फिर वो ड्रोनी पिछल पैरी चुड़ैल उस इमारत की तरफ को कूद गई। कुछ घंटों बाद सर आरिफ जब स्कूल वापस आए तो चौकीदार के कज़न खावर ने कहा, सर अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक बाबा को जानता हूँ जो इन पिछल पैरी चुड़ैलों के लिए हमारी मदद कर सकते हैं। सर आरिफ ने उन्हें इजाज़त दे दी। कुछ देर बाद खावर एक बाबा जी के साथ आया। बाबा जी ने कुछ देर पूरे स्कूल का मुआयना किया, फिर उस मलबे की तरफ चले गए जो कि दीवार के पास पड़ा था। उसके बाद बाबा जी मलबे की तरफ देखते हुए बोले, चल जा यहाँ से, तू यहाँ क्या कर रही है? जल्दी उठ और दफा हो जा यहाँ से। चौकीदार, खावर और सर आरिफ बड़ी हैरत से ये सब सुनकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे क्योंकि उन्हें उस जगह कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। इतने में एक ज़ोरदार चीख की आवाज़ आई और बाबा जी दीवार पर देखने लगे। फिर सर आरिफ की तरफ देखते हुए बोले, ये बहुत ज़िद्दी है, इस दीवार के पीछे रहती हैं, लेकिन ये मलबे वाली और जितनी भी बाथरूम की जगह है उसे अपनी जगह समझती हैं। इस तरह की मखलूक़ात को गंदी जगह बहुत पसंद होती है। चलो अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन हमें इन चीज़ों से अपनी जान छुड़वानी है, इन चीज़ों को यहाँ से कहीं दूर भेजना है। ये कहकर बाबा जी ने कहा कि मुझे अब साथ वाली इमारत में जाना है। उधर जाने का इस दीवार से फलांगने के अलावा कोई और रास्ता है? सर आरिफ ने कहा, जी है, इस इमारत की दूसरी तरफ। फिर बाबा जी उस इमारत में गए, वहाँ का सारा मुआयना किया। इस दौरान कई तरह की खौफनाक आवाज़ें और चीखें सुनाई देती रहीं, पर बाबा जी ने उन चीज़ों पर गौर न किया। फिर बाबा जी वापस स्कूल के गेट के पास आ गए। उन्होंने सर आरिफ से कहा, मैंने सब मखलूक़ात को वहाँ देख लिया है। वो पिछल पैरियों का एक पूरा ख़ानदान है जो साथ वाली इमारत में रहता है।
मुझे स्कूल के साथ साथ इस इमारत को भी उनके कब्जे से छुड़वाना है, लेकिन इसके लिए मुझे इस इमारत के मालिक से मिलना पड़ेगा। बाबा जी, इसका तो पक्का पता नहीं, लेकिन सुनने में आता है कि इस इमारत का मालिक इस वक्त लब्बा नामी कोई गुज्जर है जो पास ही रहता है। उसी के दादा ने यह इमारत खरीदी थी, लेकिन किसी वजह से वो इसको गिराकर तामीर ना कर सके और फोत हो गए। उसके बाद लब्बा गुज्जर के वालिद ने यह इमारत लब्बा गुज्जर को दे दी। बाबा जी ने कहा कि चलो ठीक है, मुझे उस गुज्जर से मिलवा दो। फिर सर आरिफ और बाबा जी लब्बा गुज्जर से मिले। बाबा जी ने उसको सारा कुछ बताया। गुज्जर ने कहा, बाबा जी आप जैसा करना चाहते हैं कीजिए, क्योंकि मैंने कई बार इस इमारत को गिराने की कोशिश करवाई ताकि इसकी जगह पर कोई अच्छा सा घर बना सकूं, पर जो भी मजदूर इस काम को करने आते वो डर के भाग जाते। इसी वजह से कोई भी ठेकेदार इस काम को करने से कासिर है। सच पूछें तो मैं खुद भी इस इमारत को लेकर बहुत परेशान हूँ। बाबा जी ने कहा कि फिक्र ना करो, अल्लाह पाक जो करेंगे बेहतर ही करेंगे, बस तुम्हें जैसा कहूँ वैसा ही करना। गुज्जर ने कहा, ठीक है बाबा जी। इसके बाद बाबा जी अपने घर चले गए, क्योंकि उन्हें इस सारे काम के लिए कुछ तैयारी करनी थी। स्कूल से मजदूर टॉयलेट्स बनाकर चले गए थे। चौकीदार और खावर ने खाना खाया और कुछ देर के लिए स्कूल के गेट के बाहर टहलने लगे। इतने में शाम होने लगी तो ये दोनों वापस स्कूल में आ गए। चौकीदार चाय की घर से किचन की तरफ गया और खावर अपनी चारपाई पर लेट गया। लेटे हुए उसको लगा कि उसके साथ वाली चारपाई पर कोई लेटा हुआ है। उसने चारपाई की तरफ देखा तो कोई नहीं था। तभी उसे लगा कि कोई ऊंचे ऊंचे सांस लेने लगा है। खावर ने बगैर देखे ही पूछा, क्या चाय बन गई है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सांसों की आवाज और तेज हो गई। खावर ने जैसे ही साथ वाली चारपाई पर देखा तो एक बहुत ही भयानक शक्ल वाली पिच्चल पैरी उसके साथ वाली चारपाई पर लेटी हुई थी, उसकी तरफ घूर रही थी। इससे पहले कि खावर उठकर भागने लगता, उसने अपने लंबे हाथ से खावर की गर्दन को पकड़ लिया। खावर बुरी तरह से कांपने लगा। उसके मुंह से कोई आवाज भी नहीं निकल रही थी। ऐसा लगता था जैसे उस चुड़ैल ने उसे एक ही जगह जमा दिया था। इतने में चौकीदार चाय लेकर आया तो उसने देखा कि खावर अजीब तरीके से चारपाई पर लेटा हुआ है। उसकी आंखें एक ही जगह खड़ी हुई हैं। उसने जल्दी से चाय रखकर खावर को हिलाया। तभी खावर ने एक जोरदार चीख मारी और तेजी से कांपने लगा। चौकीदार ने उसको पूछा, क्या हुआ? खावर ने जवाब नहीं दिया। चौकीदार ने फिर उसे झिंझोड़ते हुए कहा, क्या हुआ है खावर? तो उसने आंखें फाड़े बिना बोले कांपती हुई आवाज में उंगली से चौकीदार के पीछे इशारा किया। जब चौकीदार ने अपने पीछे की तरफ गर्दन घुमाई तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि 4 खौफनाक पिच्चल पैरियां उसके पीछे उसके साथ चारपाई पर बैठी हुई हैं। खावर तो बेहोश हो गया और चौकीदार के डर के मारे औसान खता हो गए। एक पिचल पैरी ने खावर की चारपाई को उठाकर गेट के पास फेंक दिया और खावर का चारपाई से नीचे गिरते ही सर से खून निकलने लगा। उसका सर फट गया था। उसके बाद दूसरी पिचल पैरी खावर के पास गई, उसकी छाती पर बैठकर उसका गला घोंटने लगी। दूसरी तरफ चौकीदार को बाकी पिचल पैरियों ने अपने नुकीले नाखनों और दांतों से जख्मी करना शुरू कर दिया। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि इतने में सर आरिफ बाबा जी को लेकर आए और जैसे ही सर आरिफ की नज़र स्कूल के अंदर पड़ी तो उन्होंने चीख कर कहा, बाबा जी जल्दी आइए। बाबा जी दौड़ते हुए स्कूल में दाखिल हुए तो उन पिचल पैरियों ने बाबा जी को देखते ही खावर और चौकीदार दोनों को छोड़ दिया और अचानक से गायब हो गई। बाबा जी ने जल्दी से अल्लाह पाक का कलाम पढ़ना शुरू कर दिया। खावर पर पानी छिड़का। खावर होश में आ गया और अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसके बाद बाबा जी चौकीदार के पास गए और सर आरिफ से कहा, इसको स्कूल की हद से बाहर ले जाओ। लगता है खौफ के मारे इसका पेशाब निकल गया है और इसके कपड़े नापाक हो चुके हैं। सर आरिफ ने जल्दी से चौकीदार को सहारा दिया। उसे और खावर को गाड़ी में बिठाकर कहीं छोड़ आए। उसके बाद पानी पर बाबा जी ने कुछ पड़ा, उस मलबे के ऊपर छिड़क दिया और मलबे से फिर धुआं निकलना शुरू हो गया। उसके बाद बाबा जी ने सर आरिफ से कहा कि आप जाएं और कुछ लोगों को अपने साथ लेकर आएं जो कि ये मलबा उठाकर इस इमारत की हदूद से बाहर फेंक दें और एक सीढ़ी का भी बंदोबस्त करके आइएगा। सर आरिफ जल्दी से गए। कुछ देर के बाद कुछ मजदूरों को लेकर आ गए और एक सीढ़ी भी साथ ले आए। उसके बाद मजदूरों ने सारा मलबा एक ट्रॉली में डाला। उस मलबे को वहां से उठाकर बाबा जी की बताई हुई जगह पर ले गए। उसके बाद बाबा जी ने सर आरिफ से कहा कि इस दीवार पर सीढ़ी लगा दो। सर आरिफ ने सीढ़ी लगा दी और बाबा जी ने जेब से कुछ कील निकाले, उस दीवार पर जगह जगह ठोंक दिए और पानी पर कुछ पड़कर पूरी दीवार पर पानी डाल दिया। इतने में खौफनाक चीखों पुकार शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पिचल पैरियां तड़प रही हैं और दर्द से चिल्ला रही हैं। इतने में बाबा जी ने सर आरिफ से कहा कि लो, अब इनमें से कोई भी पिचल पैरी जगह पर नहीं आ सकती। अब हमें इस इमारत में जाना है। इसके बाद बाबा जी ग्राउंड वाली साइड से इमारत में दाखिल हुए और फिर उस इमारत से खौफनाक चीखों पुकार उठने लगी। बाबा जी ने सर आरिफ को कहा कि आपको कोई भी चीज किसी भी शक्ल में आकर आवाज दे, आपने उसके पीछे नहीं जाना, चाहे जो कुछ भी हो जाए।
सर आरिफ ने कहा, ठीक है बाबा जी, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। बाबा जी ने कहा कि सिर्फ अल्लाह की ज़ात से डरा करो, क्योंकि ज़िंदगी और मौत उसी के हाथ में है, वही हर चीज़ पर कादिर है। ये लो, ये तस्बीह अपने गले में पहन लो। सर आरिफ ने जल्दी से बाबा जी की दी हुई तस्बीह अपने गले में पहन ली और बाबा जी ने कहा कि अब बताओ, डर लग रहा है? सर आरिफ ने कहा, नहीं बाबा जी, अब डर नहीं लग रहा। बाबा जी ने कहा कि इस तस्बीह पर रोज़ाना 100 मरतबा दुरूद पाक पड़ा हुआ है और इसकी फजीलत से कोई भी शैतानी ताकत तुम्हें छू नहीं सकती। अब चलो मेरे साथ अंदर, मैं जहाँ जहाँ कील ठोकूंगा तुम उस जगह ये पानी छिड़कते रहना और साथ साथ दुरूद पाक का भी विर्द करते रहना। बस किसी भी चीज़ के बुलाने पर उसे मुखातिब मत होना। सर आरिफ ने कहा, ठीक है बाबा जी। उसके बाद बाबा जी ने पूरी इमारत में जगह जगह कील ठोके और सर आरिफ ने उस जगह पर पड़ा हुआ पानी छिड़क दिया। अभी यह अमल मुकम्मल होने ही वाला था कि अचानक से चौकीदार ने सर आरिफ को आवाज़ दी। सर आरिफ ने उस तरफ देखना चाहा, पर बाबा जी ने कहा, बेटा उसकी तरफ मतवज्जा नहीं होना, वो तुम्हें अपनी बातों में लगाकर अमल को रोकने की कोशिश कर रहा है। वो चौकीदार हकीकत में नहीं है, उसके रूप में कोई पिछल पैरी है। सर आरिफ ने चौकीदार की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसकी तरफ देखा भी नहीं। फिर अचानक से ऊंची ऊंची आवाज़ में चीखो पुकार शुरू हो गई। हर तरफ से काला धुआं उड़ने लगा। कुछ ही देर के बाद सर आरिफ के सामने एक भयानक शक्ल वाली पिछल पैरी आ गई। सर आरिफ ने बिना डरे उस पर पानी छिड़क दिया, वो भी काला धुआं बनकर उड़ गई। बाबा जी ने कहा, बेटा मुबारक हो, अल्लाह पाक के फजलो करम से अब ये पूरी इमारत भी स्कूल की तरह शैतानी पिछल पैरियों से पाक हो चुकी है। अब चलो यहाँ से, अब हमें गुज्जर से मिलने जाना है। उसके बाद बाबा जी और सर आरिफ गुज्जर के पास गए। फिर बाबा जी ने गुज्जर से कहा, देखो बेटा, हमने अपना काम कर दिया है, अब तुम सुबह इस इमारत को गिराने के लिए बंदों को ले आना और जब इमारत पूरी तरह से गिर जाए तो उस पूरे प्लॉट में कुरान ख्वानी करवाना और फिर कोई मकान वगैरह बनाना शुरू करना। गुज्जर ने कहा कि ठीक है बाबा जी, मैं इंशाल्लाह ऐसा ही करूँगा। उसके बाद गुज्जर ने कुछ पैसे निकाल कर बाबा जी को देने की कोशिश की, पर बाबा जी ने कहा कि नहीं बेटा, इन पैसों से तुम प्लॉट में कुरान ख्वानी करवाना, लेकिन ये तो मैं आपको बतौर हदिया दे रहा हूँ। बाबा जी ने कहा कि नहीं, तुम इन्हें खैरात कर देना। फिर गुज्जर ने बाबा जी का शुक्रिया अदा किया और वो वहाँ से वापस स्कूल की तरफ आ गए। अगले दिन सर आरिफ ने तमाम बच्चों और उनके वालिदैन को स्कूल में बुलाया। सबने पहले कुरान ख्वानी में हिस्सा लिया, उसके बाद बाबा जी भी आ गए। बाबा जी ने तमाम बच्चों को इस्लाम का दर्स दिया। कहने लगे, हमें ऐसी मखलूक़ात से बचने के लिए 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए, दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, कुरान पाक की तलावत करनी चाहिए। इसके साथ साथ अपने आप को और अपनी रहने वाली जगह को पाक और साफ रखना चाहिए। अगर जगह पाक होगी तो वहाँ कोई शैतानी चीज़ फटकेगी भी नहीं। उस रोज़ के बाद से दोबारा स्कूल में कभी कोई नाखुशगवार वाक़या रोनवा नहीं हुआ और ना ही साथ वाली इमारत में, क्योंकि अब वो इमारत ख़त्म होकर एक बहुत खूबसूरत घर बन चुकी थी और उसमें रहने वाले लोग अक्सर उस घर में कुरान ख्वानी करवाया करते थे। उम्मीद करती हूँ नाजरीन आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए जाने से पहले हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाकर लाते हैं। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक बआसानी से पहुँच सके। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कर दो, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक लाजमी से पहुँच सके। तो अपनी दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।